दोस्तों कुछ समय पहले मेरा एक वीडियो आया था, डू वी डाई और नॉट। तो मेरा तो सीधा सीधा जवाब आज भी वही है जो पहले था, वी नेवर डाई। तो देखिए, उसमें लास्ट में वीडियो में कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे जो मैंने आपसे कहा था कि आगे आने वाली वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस को लूँगा। और उन क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि हम सोचते कैसे हैं, दूसरा क्वेश्चन था कि हमारी सोच का आधार क्या है, और तीसरा क्वेश्चन था कि हमें अपने अतीत के बारे में ध्यान क्यों नहीं रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम सोचते कैसे हैं। तो सोचना, देखिए, सोचना हर प्राणी मात्र का एक नैसर्गिक गुण है, एक स्वाभाविक गुण है, और मनुष्य का भी है। मनुष्य, जाहिर सी बात है कि उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप है तो वो सबसे ज़्यादा सोचता होगा। अब विचार जो हमारे उत्पन्न होते हैं वो हमारे मन की एक प्रक्रिया है। हमारा मन क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या महसूस करता है, क्या आगे की कल्पनाएं करता है, ये सब हमारी सोच को बनाता है। तो हम अपने विचार के रूप में अपनी सोच बनाते हैं, और यही सोच हमारा स्वभाव बनाती है, और यही स्वभाव हमारा व्यवहार बनाता है, और यही व्यवहार हमारे कर्म बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सोच के आधार क्या है। तो देखिए, सोच के आधारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है हमारा अतीत और आने वाला भविष्य, और दूसरा भाग है वर्तमान में सामने आने वाली परिस्थितियां, जो कि अचानक से भी सामने आ सकती हैं या किसी कर्म करने के बाद भी सामने आ सकती हैं। तो इन परिस्थितियों से हम कैसे निपटते हैं उसके लिए भी देखते हैं। हमारा अतीत और हमारा आने वाला भविष्य, यानी जो अतीत में घट गया है या जो भविष्य में आने वाला है, उसके विषय में हम अपनी सोच बनाते हैं, और अतीत की घटनाओं से कुछ अनुभव लेकर या कुछ उनसे हम सीख कर आगे आने वाली घटनाओं के विषय में हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं। फिर इसके बाद देखिए, भविष्य के बारे में सोचना है, कल्पनाएं करना है, या स्वयं के बारे में अच्छा या बुरा सोचना है, ये भी हमारी सोच का एक भाग है। हमारी अतीत की सोच और भविष्य की कल्पनाएं अक्सर हमें स्वप्न दिखाती हैं, और ये स्वप्न हमारी कभी अतीत की घटनाओं से रिलेटेड होते हैं, कभी हमारी भविष्य की घटनाओं से रिलेटेड होते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी स्वप्न आ जाते हैं जो ना अतीत से रिलेटेड होते हैं, ना वर्तमान से होते हैं, और ना ही भविष्य से होते हैं। तो वो स्वप्न कैसे आ जाते हैं, उन स्वप्न के आने का रीज़न क्या है। देखिए, इसके बारे में सबने बहुत कुछ सोचा, लेकिन सोचने के बाद सबने छोड़ दिया। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा आगे आने वाला वीडियो कुछ समय के बाद में आएगा, जिस पर कि मैं इसी पर शोध करके आपके सामने अपने विचार रखूंगा कि इस तरीके के सपने हमको क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी प्रकार की सोच होती है हमारी, जो कि उत्पन्न होती है हमारी वर्तमान की परिस्थितियों से, यानी वर्तमान में जो भी घटित हो रहा है या हम जो कर रहे हैं उससे रिएक्ट होकर जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, तो तुरंत हम अपनी कोई ना कोई सोच बनाते हैं, और उन सोच के आधार पर उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में 3 प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें 2 प्रश्न हो चुके हैं और तीसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप उस प्रश्न को नहीं देखेंगे या सुनेंगे तो आप बहुत बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि हम इस जन्म की और पिछले जन्म की बातों को भूल क्यों जाते हैं। क्या वो हमको कभी याद आ सकती हैं, या क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनको याद कर सकें? जी हाँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं कि हम इसी जन्म की अपनी अतीत की घटनाओं को क्यों भूल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। अब देखिए, जर्नल फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस में एक अध्ययन में यह प्रकाशित किया गया था कि मरने से ठीक पहले इंसान अपनी अच्छी यादों को सोचता है और देखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव ब्रेन वेब की रिकॉर्डिंग ईईजी पर हुई, जिसमें कि ले लुइस विले जेमर यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजमल जेमर ने ये बताया कि मनुष्य अपने अंतिम पल में कुछ अच्छे पलों को याद करता है जो भी उसके जीवन में घटित हुए हैं, और उनमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हो सकती हैं जो उसके दिमाग में आती हैं। मरने की प्रक्रिया जो है वो चरणबद्ध तरीके से होती है, एकदम नहीं होती। सबसे पहले इंसान की सांस का रुकना, इसके बाद उसकी हृदय गति को मंद पड़ना, और अंत में उसके खून के बहाव का कम होते होते बिल्कुल रुक जाना। यानी मौत एक प्रक्रिया है, घटना नहीं है। आज आप इसको घटना न मानिए, ये एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होता है। मरने की प्रक्रिया के दौरान जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो न्यूरॉन्स तेज़ी से इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, और सारी पिछली इन्फॉर्मेशंस को हमारे सामने लाते चले जाते हैं। देखिए, ब्रेन जो है वो हमारी इच्छाओं, संवेगों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चेतना, ज्ञान, अनुभव, व्यक्तित्व आदि का केंद्र होता है।
सेंटर पॉइंट है, और ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और हमारे ब्रेन में लगभग 1 खरब न्यूरॉन्स होते हैं। अब देखिए मन क्या है, इसे सदैव ही परिभाषित करना बहुत ही कठिन रहा है। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है। हम मन को मस्तिष्क का क्रियात्मक निरूपण मान सकते हैं। इसमें हम मुख्यतः 3 क्रियाएं करते हैं: सोचना, अनुभव करना और चाहना, यानी डिज़ायर्स। तो इनके आधार पर हमारा मन काम करता है और हमको विचार देता जाता है। अब देखिए, प्रश्न पर आते हैं, क्या हम पिछले जन्म की यादों तक पहुंच जाते हैं, या क्या स्वर्ग नर्क की थ्योरी होती है जो कि वो लोग बताते हैं जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए? देखिए, ये तो नहीं बता सकते हैं कि वो जो भी कहते हैं क्या वो सच है या नहीं है। देखिए, वो जो बताते हैं वो कुछ देख कर आए हैं या उन्होंने ऐसा ऐसा देखा है। तो देखिए दोस्तों, वो मृत्यु की प्रक्रिया के दौरान उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पुराने अंधविश्वास रह गए थे या हैं या थे, वो अंधविश्वास उनकी यादों में समाये हुए थे और उनकी सोच बना रहे थे, और मरने की प्रक्रिया के दौरान उनको वही चीज़ें दिखाई दे रही थी और अनुभव हो रही थी कि मैं यमलोक गया था, मैंने स्वर्ग देखा, मैंने नर्क देखा, मैंने अपने पूर्वजों को देखा, मेरे माता पिता या मेरे संबंधी आए थे मुझको लेने के लिए। ये सब क्या है? ये सब एक सोच है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी रहती है और मृत्यु की प्रक्रिया के दौरान हमारे सामने आती जाती है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन 2 भागों में बटा होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो कि हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं, जो कि हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। वो केवल इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता जाता है अपने अंदर और उनको रिजर्व करता जाता है। जब हमको ज़रूरत होती है तभी वो निकाल कर देगा, अदरवाइज़ वो नहीं देगा। तो हम करते क्या हैं? हम सबकॉन्शियस का यूज़ ख़त्म करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, हम उसको यूज़ ही नहीं करते। हम केवल कॉन्शियस माइंड के आधार पर ही अपने जीवन को काटने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रोसेस इतना ज़्यादा होता जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत रहने की स्थिति में आ ही नहीं पाता है, यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं रह जाती कि वो पूरी तरीके से जागृत रहे और जब हम चाहें तब वो हमको इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट दे सके। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जीवन भर अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन साथ में सबकॉन्शियस माइंड को भी लेंगे, उसका भी प्रयोग करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसकी जो उसकी ताकत है, जो उसके वर्किंग प्रोसेस है, वो बने रहेंगे। और शायद ये प्रोसेस अगर अच्छे तरीके से बने रहे तो मृत्यु की प्रक्रिया के दौरान ये हमको वो भी इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं जो इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्म से रिलेटेड थी। जैसा कि कृष्ण ने गीता में कहा था कि मैंने अभी तक जितने भी जन्म लिए वो मुझको सब याद है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न यही हो सकता है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड का इस्तेमाल एक साथ किया गया, और जब दोनों माइंड का इस्तेमाल एक साथ किया जाएगा तो सबकॉन्शियस के अनुभव और उनकी जानकारियों से हमको कॉन्शियस माइंड से काम करने में मदद मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद है कि हम केवल अपने कॉन्शियस माइंड के आधार पर ही अपने जीवन को काट रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक निष्कर्ष हमारे सामने ये आता है कि हमारे साथ जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया के दौरान जो निरंतर चलती रहती है, सब कुछ बदलता रहता है। हमारा शरीर बदलता है, हमारे संबंध बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, हमारी जाति बदलती है, हमारा धर्म बदलता है, हर कुछ चीज़ बदलती जाती है। और अगर नहीं बदलती है तो वो केवल एक ही चीज़ है, और वो चीज़ है हम। यानी मेरा आंसर अभी भी वही है कि बी नेवर डाई। मैं अब आपके विचार जानना चाहता हूँ। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर भेजिएगा।